पढ़ते हैं संबंध के प्रांत और परिसर के बारे में। होता क्या है बेटा, ये प्रांत और परिसर ये देखने के लिए अपन एक समुच्चय लेते हैं, समुच्चय ए, और इसके अंदर अवयव हैं कौन कौन से, 1 2 3 4। एक और समुच्चय लिया अपन ने, समुच्चय बी। इसके अंदर अवयव हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब अपने पास ए से बी में एक संबंध है जिसे अपन कह रहे हैं आर। 1 का संबंध है ए से, 2 का संबंध है बी से, 3 का संबंध है सी से और 4 का संबंध है डी से। ठीक है बेटा। अब यहां पर एक नई बात और आएगी कि ये समुच्चय बी के जो अवयव हैं और जो ए से जुड़े हुए हैं या ए से संबंध रखते हैं, इन अवयवों को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं मेरे लाल, प्रतिबिंब। कई बार इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि अवयव 1 का प्रतिबिंब बताओ, तो 1 का प्रतिबिंब कौन है, ए। 2 का प्रतिबिंब कौन है, बी। 3 का प्रतिबिंब कौन है, सी। और 4 का प्रतिबिंब कौन है, डी। ठीक है, ये हुई प्रतिबिंब की बात। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि साहब ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो ए का पूर्व प्रतिबिंब देखो आप, ए का पूर्व प्रतिबिंब है 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अवयवों को अपन क्या कह देते हैं बेटा, पूर्व प्रतिबिंब। लेकिन उन्हीं अवयवों को कहेंगे जो समुच्चय बी के अवयवों से संबंध रखता है। ऐसा नहीं कि जो खाली पड़ा उसको भी अपन पूर्व प्रतिबिंब कह देंगे। जैसे अगर अपने से कहे कोई कि ई का पूर्व प्रतिबिंब बताओ, तो ई का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, देखो आप। ठीक है, या कोई कहे कि साहब ई किसका प्रतिबिंब है, तो ई किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। अब अपन बात कर रहे थे संबंध आर की, तो यहां पर मैंने संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में लिखा। तो कैसे लिखूंगा बेटा, ए कोमा ए, 2 बी और 3 सी और 4 डी। ये मैंने क्या काम करा कि संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। अब आते हैं अपन संबंध के प्रांत के बारे में। प्रांत क्या है बेटा, संबंध का प्रांत उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय बी के अवयवों से संबंध रखते हैं, पहली बात। दूसरे तरीके से समझें कि संबंध आर अगर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है, तो ऐसे संबंध के अंदर जो क्रमित युग्म है उसके प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। जैसे यहां पर संबंध आर का प्रांत क्या होगा बेटा, संबंध आर का प्रांत होगा 1 2 3 और ये 4। ये आ गया सब। ये क्या कहलाया अपने पास में, संबंध आर का प्रांत। क्यों कहलाया बेटा, क्योंकि यही वो अवयव हैं जो समुच्चय बी के अवयवों से संबंध रखते हैं। ठीक, अब आते हैं अपन संबंध का परिसर। परिसर जो अवयव समुच्चय ए के अवयवों से संबंध रखते हैं, अर्थात समुच्चय ए के प्रतिबिंबों का, समुच्चय ए के जो अवयव हैं उनके प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, आर का परिसर कहलाएगा। या फिर अगर संबंध आर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है, अगर संबंध आर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है, तो उस क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है बेटा, आर का परिसर। ये देखो आप, आर का परिसर क्या होगा मेरे लाल, ये होगा
ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब बालक कहेगा कि सर इसमें ई तो आ ही नहीं रहा, अब ई का क्या करेंगे? तो एक और बात आती है यहाँ पर, वो क्या है? आर का सहप्रांत। क्या आता है बेटा? आर का सहप्रांत। संबंध आर का सहप्रांत क्या होगा? तो समुच्चय बी के समस्त अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा बेटा? आर का सहप्रांत। मतलब ये हो जाएगा ए बी सी और डी और ई। यही बात समझ। अब अपन क्या काम करते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं साहब। बेटा संबंध के प्रांत और परिसर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण क्या है बेटा कि अपने पास में एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। अब ए से बी में एक संबंध है आर। आर को अपने को क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। संबंध क्या है? संबंध यह है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो अपने को संबंध आर भी याद करना है, अपने को संबंध आर का प्रांत भी याद करना है और अपने को संबंध आर का परिसर भी याद करना है। अब उसके लिए अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक समुच्चय लिख लेते हैं साहब। यह है समुच्चय ए। इसके अंदर अवयव क्या थे बेटा? ये थे 1 3 5 और 7। एक समुच्चय बी लिख लेते हैं, ये रहा सब। इसके अंदर अवयव क्या है? 2 4 6 और 8। अब ये क्या कह रहा है साहब कि x बड़ा है y से, और x कहां से लेना है अपने को? समुच्चय ए से। और y कहां से लेना है? समुच्चय बी से। ठीक है बेटा? तो x बड़ा है y से। तो यहाँ पे बताओ कि 2 से बड़ा कौन कौन है x में? तो 2 से बड़ा 3 है, 2 से बड़ा 5 है और 2 से बड़ा 7। ठीक है बेटा? अब 4 से बड़ा कौन है? तो 4 से बड़ा 5 है, 4 से बड़ा 7 है। अब 6 से बड़ा कौन है? तो 6 से बड़ा कौन है बेटा? 7 है। 8 से बड़ा कोई है नहीं। इसका मतलब अपने पास में जो संबंध आर दे रखा है, अगर मैं उसको क्रमित युग्म के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा मेरे लाल? वो लिखूंगा मैं 3,2। ठीक है? फिर लिखूंगा मैं 5,2। फिर क्या लिखूंगा मैं? 7,2। पहले तो ये लिखा। फिर 5,4। देखना बेटा, 5,4। फिर लिखूंगा मैं 7,4। फिर लिखूंगा मैं 7,6। ये तो मैंने क्या काम करा कि संबंध आर को लिख दिया था। और देखो बिल्कुल सही है। इस क्रमित युग्म में, अगर किसी भी क्रमित युग्म में आप देखिए x y से बड़ा है, यहाँ पर x क्रमित युग्म का प्रथम अवयव है। जैसे 3 2 से बड़ा है, 5 भी 2 से बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, 7 4 से बड़ा है और 7 6 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब अपना संबंध इस शर्त को पूरा करता है। अब बात हुई अपने पास में कि इसका प्रांत बताओ। तो भैया आर का प्रांत क्या होगा मेरे लाल? आर का प्रांत मैंने क्या बताया कि अगर संबंध क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है, अगर संबंध आर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है तो प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है बेटा? आर का प्रांत कहलाता है। तो यहाँ पर देखो आप पहले कौन कौन से होंगे? 3 5 और 7। यही है 3 5 7। ये अपने पास में आर का प्रांत आ गया। अब बात करें अपन संबंध आर का परिसर। वो क्या होगा मेरे लाल? संबंध आर का परिसर होगा 2 और 7 4
और 6 या ठीक है। तो अपन ने क्या है, संबंध आर भी ज्ञात कर लिया, आर का प्रांत भी ज्ञात कर लिया, आर का परिसर भी ज्ञात कर लिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई, एक से नहीं समझ में आया हो तो एक और लेते हैं। इस उदाहरण में एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए। समुच्चय ए में अवयव हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। अब संबंध समुच्चय ए से ए में है और किस प्रकार से है कि संबंध आर क्रमित युग्म x, y के रूप में है, जहां पर x भी कहां से लिया है, समुच्चय ए से, y भी कहां से लिया है, समुच्चय ए से, और x स्क्वायर बराबर है y के, या फिर x बराबर होना चाहिए किसके, y स्क्वायर। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर एक समुच्चय लिया, ये है अपने पास में 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है बेटा। यहाँ पर अपन ने एक और समुच्चय ए ही बनाया है क्योंकि संबंध ए से ए में है, और इसके अंदर अवयव है 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर है इसके वाई के, तो एक्स यहां से लिया समुच्चय से, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा 4, ये रहा। फिर आते हैं 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा बेटा, 9, ये आ गया। फिर 4 का वर्ग यहाँ है नहीं, 5 का वर्ग है नहीं, 6 का वर्ग है नहीं, 7 का वर्ग है नहीं, 8 का वर्ग है नहीं, 9 का वर्ग है नहीं। फिर दूसरा या लगा के आ रहा है कि x बराबर होना चाहिए किसके, वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब वाई स्क्वायर, तो क्या कहना चाह रहा है ये कि x बराबर होना चाहिए किसके, वाई स्क्वायर के। अब y यानी कि ये 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो आप 4, और साथ 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 9। ये ऐसे संबंध बना। इस संबंध को क्या कह रहे हैं अपन, आ, ये रहा। अगर मैं इस आर को लिखूं, संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में लिखूं, तो क्या लिखूंगा बेटा, 2 4, ठीक है, और साथ 3 9, ये लिखा। या फिर मैं लिखूंगा कैसे, 4 2 और साथ 9 3। ये मैंने संबंध आर को परिभाषा के अनुसार लिख दिया। अब मुझे तो आर का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बेटा आर का प्रांत क्या होगा मेरे लाल, आर का प्रांत है कि जो संबंध है उसके क्रमित युग्म के अंदर जो लिखे हुए हैं, क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है संबंध में, उस क्रमित युग्मों का प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो यहाँ पर आए अपन क्या बेटा, 2 3 4 और ये 9, ये आर का प्रांत है। संबंध आर का क्या हो गया बेटा, प्रांत। अब आते हैं अपन संबंध आर का परिसर, इसकी बात करते हैं। अब संबंध आर का परिसर, ये भी बेटा यही है, देखो 2 3 4 और 9, ये आई बात समझ में। संबंध आर का प्रांत और परिसर, प्रांत क्या है, अगर समुच्चय क्रमित युग्मों के रूप में लिखा हुआ है तो क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है वो प्रांत कहलाएगा, और द्वितीय अवयवों का समुच्चय जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा परिसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपने पास में एक और संबंध आएगा, प्रतिलोम संबंध। क्या होता है बेटा ये प्रतिलोम संबंध, संबंध तो अपन ने पढ़ा ही है, उसका इनवर्स विलोम। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास में ये दे रखा है ए, समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, ठीक है बेटा।
समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के अंदर अवयव है 1 2 3 4 5 और यहाँ दे रखा है ए बी सी डी और ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर एक संबंध है साहब आर और 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, 5 का ई से। अगर मैं इस संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, ए कॉमा ए और साहब 2 कॉमा बी और 3 कॉमा सी और 4 कॉमा डी और 5 कॉमा ई। ये मैंने क्या काम करा, इस संबंध को क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। अब अपने से कहा जा रहा है कि इसका प्रतिलोम संबंध बताओ। प्रतिलोम संबंध का मतलब यह है कि जो पहले x था वो y हो जाए और y जो था वो x हो जाए, मतलब आपस में इस क्रमित युग्म को बदल दो। तो जो प्रतिलोम संबंध होता है इसको अपन क्या काम करते हैं, प्रतिलोम और संबंध, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे, r इनवर्स से, यानी कि r की घात -1। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, तो कुछ नहीं करना आपको, इसके जो क्रमित युग्म थे इनकी स्थिति चेंज कर दो। मतलब अब लिखो आप a, 1 b, 2 और साहब c, 3 और d, 4 और साहब e, 5। ये लिख दिया साहब, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, प्रतिलोम संबंध, जिसको अपन काय से प्रदर्शित करते हैं, r की घात -1 से। ठीक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार इसमें से प्रश्न आ सकता है बोर्ड में। अब आते हैं अपन कि जो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा और समझा उससे बोर्ड में आए हुए प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं उसके लिए। जैसे ये पहला उदाहरण है कि एक समुच्चय दे रखा है ए और एक समुच्चय दे रखा है बी। समुच्चय के अंदर अवयव हैं 1 2 3, समुच्चय बी में अवयव है 4 5 6। तो इन चारों संबंध में अपने को ये बताना है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कौन कौन से संबंध हैं और कौन से नहीं है। तो इसके लिए अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा था कार्तीय गुणन, ठीक है, उससे क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ए कार्तीय गुणन बी कर लेते हैं। ए कार्तीय गुणन बी करने के लिए अपन ए समुच्चय के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ में एक क्रमित युग्म बनाकर उसका समुच्चय लिख देते हैं। कैसे बेटा, देखो आप, यह है यहाँ पर 1, 4, ठीक है, 1, 5 और 1, 6। फिर आए अपन 2, 4, 2, 5 और 2, 6। फिर आए अपन 3, 4 और साथ 3, 5 और 3, 6। ये हो गया। अब अपने ये दिखाई दे रहा है कि साहब यहाँ पर ये ए कार्तीय गुणन बी है। अपने को ये बताना है कि इन चारों संबंधों में से कौन सा इसका संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है। तो इन चारों में कौन सा संबंध है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले अपन R1 की बात करते हैं। अपन ये चेक करते हैं पहले वाले में कि साहब R1 जो है ये उप समुच्चय है क्या, ए कार्तीय गुणन बी का। ये R1 जो है ये उप समुच्चय है क्या, ए कार्तीय गुणन बी का। ये चीज अपने को देखनी है। कैसे, यहाँ पर देखो आप 1, 4 इसमें है, बिल्कुल है सा। फिर 3, 5 इसमें बिल्कुल है सा। 3, 6 इसमें है सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध R1 जो है वो उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1
R1 जो है ये A से B में एक संबंध है, एक संबंध है। ठीक है बेटा, पहली चीज। अब R2 के बारे में बातचीत करते हैं कि ये क्या है सा। तो R2 के अंदर 1,6 देखो आप इसके अंदर है। फिर आए अपन 2,6 बिल्कुल है सा। 3,6 अरे ये भी है। तो इसका मतलब R2 भी उप समुच्चय है। R2 भी उप समुच्चय है A कार्तीय गुणन B का। R2 भी उप समुच्चय है A कार्तीय गुणन B का। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि R2 भी A से B में एक संबंध है, एक संबंध है, संबंध है। यहां पे भी लिखो साहब संबंध है। ठीक है मैंने लाल। अब आते हैं अपन R3 पर। तीसरे R3 में देखिए साहब 1,5 है क्या, ये रहा था। 3,4 है क्या, ये रहा था। 5,1 है क्या, नहीं है। तो यहां पर क्या बताया गया कि साहब R3 जो है ये उप समुच्चय नहीं है। किसका, A कार्तीय गुणन B का। क्यों नहीं है साहब, क्योंकि यहाँ पर 5,1 जो ये 5,1 जो है ये विद्यमान नहीं है। किसमें विद्यमान नहीं है बेटा, A कार्तीय गुणन B में। तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 A से B में एक संबंध नहीं है, एक संबंध और क्या है, ये नहीं है। आई बात समझ, मतलब संबंध है कि नहीं है ये पता करने के लिए उस संबंध का A कार्तीय गुणन B में होना जरूरी है। यानी कि संबंध का A कार्तीय गुणन B का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना जरूरी है। ठीक है बेटा। अब साहब संबंध 4 की बात करें, ये रहा साहब 4। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है ये 4 में कि अपने को 2,4 इसमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 2,6 दिखाई दे रहा है, 3,6 दिखाई दे रहा है, लेकिन 4,2 दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं कि साहब R4 ये उप समुच्चय नहीं है A कार्तीय गुणन B का। क्यों नहीं है, कारण सहित बताना है। तो साहब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4,2 ये जो है 4,2 ये विद्यमान नहीं है A कार्तीय गुणन B में। इसका मतलब R4 ये A से B में एक संबंध नहीं है, एक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, कितना सिंपल सा बात है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। ये है बेटा समुच्चय N में परिभाषित संबंध दे रखे हैं और अपने को इसको में क्या करना है, नियम रूप में लिखना है। ये जो संबंध दे रखा है इसको अपने को किस में लिखना है बेटा, नियम रूप में। अब नियम रूप में कैसे लिखते हैं, पहले तो आप इस R1 को लिखना चाह रहे हैं कि साहब इस R1 को मैं नियम रूप में लिखना चाह रहा हूं। अब नियम रूप में लिखना चाह रहा हूं तो इसका प्रत्येक अवयव x, y के रूप में लिखा हुआ है, देखा क्रमित युग्म के रूप में। ठीक है, और सच दैट मतलब इस प्रकार है, x और y जो है वो इस प्रकार। अब x और y में रिश्तेदारी निकालो कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखो आप 1,3, 2,5, 3,7। अरे यहाँ पर y जो है वो x से 2 ज्यादा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो x, y है
इसमें y जो है ये बराबर है x प्लस 2 के। अगर मैं इसमें x के मान रखूंगा तो मुझे y प्राप्त होता जाएगा। और ये x और y कहां से लाने हैं बेटा? ये x और y दोनों लाने हैं कहां से? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। ये हो गया साहब इसका नियम रूप। अब आते हैं अपन एक और R2 को भी देख लो साहब। R2 में क्या दे रखा है कि साहब R2 जो है एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर प्रत्येक अवयव x, y क्रमित के रूप में इस प्रकार लिखा गया है। ये जो है इसको सच दैट भी कहते हैं और इस प्रकार भी कहते हैं। इसमें कई बार सीधी लाइन जो खींची रहती है, वर्टिकल यानी कि लंबवत लाइन जो है, वो भी ये बताती है कि सच दैट को दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो दो बिंदी बना दो, यह एक लंबवत लाइन की है तो छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। अच्छा, अब यहाँ है 2,1 और 3,2, 4,3 x, y के रूप में लिखे हुए। लेकिन अब इनमें रिश्तेदारी देखो आप, तो इसमें क्या रिश्तेदारी दिखाई दे रही है बेटा कि x जो है वो बराबर है किसके? y प्लस 1 के। देखो अगर y में 1 जोड़ दिया जाए तो x प्राप्त हो रहा है। और x और y कहां से लिए जा रहे हैं? देखो तो मेरे लाल, कहां से? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत रहती है। और देखिए साहब, एक और उदाहरण लेते हैं। एक समुच्चय दे रखा है ए, 1 2 3 4 5। एक समुच्चय दे रखा है बी, 1 4 5। यहाँ कहा जा रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है आर, जिसमें x y से छोटा है। इस संबंध को अपने को क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है। संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, नंबर 1। और इसका प्रतिलोम संबंध r की घात -1 भी ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। अब यहां पर मैंने देखा कि साहब ये समुच्चय ए, देखना ए में कौन कौन से अवयव है? 1 2 3 4 और ये 5। अब समुच्चय बी की बात करें, यह आ गया समुच्चय बी। इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं? 1 4 और ये 5 योग है। अब यहाँ पर देखो आप कि x y से छोटा है। ये x जो है y से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए आपकी 1 किस से छोटा है? तो 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। ठीक है बेटा। ये 2 किस से छोटा है? तो ये 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। अच्छा, ये 4 किससे छोटा है? तो 4 तो यहाँ पर 5 से छोटा है। ये 3 किससे छोटा है? ये 3 4 से छोटा है, 3 5 से छोटा है। ये 5 ये तो किसी से भी छोटा नहीं है साहब। अगर मैं इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखूं इस संबंध आर को, तो क्या लिखूंगा? देखो बेटा, संबंध आर बराबर यहां पर आएगा अपने पास में 1,4 और 1,5, 1,4 1,5। फिर देखो आप यहाँ आएगा 2,4 और 2,5 योग है साहब। फिर आते हैं अपन 3,4 और 3,5 योग है। फिर 4,5। ये प्रश्नानुसार जो संबंध अपने को दिया था उसको अपन ने इसके क्रमित युग्मों के रूप में लिख दिया था। अब अपने से कहा जा रहा है कि इसका प्रतिलोम संबंध यानी कि r की घात -1 भी ज्ञात करो। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि r की घात -1 यानी कि प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए
प्रथम अवयव को द्वितीय में और द्वितीय को प्रथम में बदल देते हैं। मतलब ये है कि यहाँ लिख देते हैं 4,1, 5,1, 4,2, 5,2। ठीक है बेटा। और यहाँ पर 4,3, 5,3 और 5,4। ये हो गया अपने पास में संबंध R, और ये हो गया संबंध R का प्रतिलोम। एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक उदाहरण और देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि निम्न में से प्रत्येक संबंध का प्रतिलोम लिखो सर। बहुत ही आसान है। प्रतिलोम संबंध को समझने के लिए केवल इतना समझो कि x को y में और y को x में बदल देते हैं। जैसे ये R1 दे रखा है संबंध, अब मुझे इसका r की घात -1 यानी कि प्रतिलोम संबंध निकालना है। तो जब प्रतिलोम संबंध निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा, ये बराबर, और यहां पर इसको लिख दूंगा 3,2 और साथ 4,2, 3,3 और साथ 2,3 और 2,4। ये हो गया अपने पास में इसका प्रतिलोम संबंध। अगर अपन इसकी बात करें, इसके R3, ये संबंध का प्रतिलोम लिखना है अपने को, तो कैसे लिखेंगे बेटा, R3 का घात -1, यहां पे भी लिख देते हैं R1। अच्छा, प्रतिलोम में क्या काम कर रहे हैं, प्रतिलोम संबंध में के साहब x को y में और y को x में बदल देते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि ये क्रमित युग्म के रूप में नहीं लिखा हुआ। अपन क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखना जरा ध्यान से, के y, x। मैंने क्या काम करा, x को y में और y को x में बदल दिया। यहाँ पर ये है सच दैट का, मैंने बताया था ना, या तो 2 बिंदी लगा दो या फिर एक लंबवत लाइन खींच दो। इस प्रकार y, x इस प्रकार है कि x और y ये दोनों कहां से लिए गए हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। और यहाँ पर इनके बीच में संबंध क्या है बेटा, इनके बीच में संबंध है कि साहब y जो है वो छोटा है किससे, x से। y जो है छोटा है किससे, x से। तो ये आ गया अपने पास में संबंध R3 का प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए अपने को x को y में और y को x में बदल। ठीक है बेटा। तुल्यता संबंध को समझने के लिए अपन एक उदाहरण और लेते हैं। क्या है बेटा उदाहरण में, कि एक समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसे नाम दिया अपन ने T। ठीक है। अब एक संबंध है R, T से T में। किस प्रकार का संबंध है कि इसके अंदर क्रमित युग्म है T1, T2। T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम है मतलब सर्वांग समान है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। कक्षा 7 में पढ़ा होगा आपने सर्वांग सम और समरूप। अब प्रदर्शित करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपने को पहले संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, फिर सममित सिद्ध करना पड़ेगा, फिर संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। जब ये तीनों अपन सिद्ध कर देंगे तब जाकर अपन कहेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा। तो आपको याद है गणित तो 3 ही बातों पर आधारित है। कौन कौन सी, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है बेटा, देखो आप, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि एक समुच्चय है T। इस T के अंदर समतल पर स्थित समस्त त्रिभुज विद्यमान है।
अब वो त्रिभुज कौन कौन से नाम दे देते हैं उसको, T1, T2, T3, T4 ऐसे करके खूब सारे जितने भी एक समतल पर त्रिभुज आ सकते हैं। अब सर संबंध R है। R क्या कह रहा है कि साहब इसके अंदर T1, T2 का एक क्रमित युग्म के रूप में लिख रखा है। ये सच दैट यानी कि इस प्रकार है T1, T2 कि T1, T2 के सर्वांग सम है। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब अपने को इस संबंध R को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। सबसे पहले आता है अपन स्वतुल्य के लिए। नंबर 1 कि क्या ये संबंध स्वतुल्य संबंध है, तो उसके लिए जब आए अपन तो यहाँ पर लिखा अपन ने स्वतुल्य। अच्छा एक बात बताओ कि स्वतुल्य संबंध क्या था बेटा, अभी पढ़ा था ना अपन ने। स्वतुल्य संबंध ये है कि समुच्चय T के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना आवश्यक है। मतलब इस T में यानी कि त्रिभुजों के समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका स्वयं से संबंध होना आवश्यक है। और यहाँ पर संबंध क्या है कि T1, T2 के सर्वांग सम होना चाहिए। अब साहब मैंने क्या काम करा कि एक त्रिभुज लिया था। कहां से लिया वो त्रिभुज? वो लिया मैंने T से। अच्छा आप एक बात बताओ कि स्वयं के सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा? मतलब जो त्रिभुज T बने ये अपने स्वयं के सर्वांग सम तो होगा ही होगा। मतलब अगर त्रिभुज T1 के ऊपर त्रिभुज T1 रख दो तो वो उसको पूरी तरह से ढक लेगा। इसी को तो कह रहे हैं अपन सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान। T1 के सारे अंग समान होंगे T1 के, यानी कि स्वयं के बराबर। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साहब T1 R और T1, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब T1 और T1 के क्या है बेटा? सर्वांग सम है। सर्वांग सम है। ठीक है मेरे लाल। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साहब T1 और T1 ये पूरी तरह से विद्यमान है इसमें संबंध R में। इसका मतलब R जो है एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है बेटा? स्वतुल्य संबंध है। पहली बात तो अपने यहीं पर सिद्ध होगी कि ये दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। अब आते हैं अपन सममित संबंध पर। अब सममित संबंध के लिए क्या है साहब? सममित संबंध दूसरे नंबर पर जो अपने को बात सिद्ध करनी है वो है सममित संबंध। अच्छा बेटा, सममित संबंध ये है कि A का B से वही संबंध होना चाहिए जो B का A से। मतलब आपस में अगर X को Y को और Y को X में बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा कि साहब यहां से T1 और T2 ये मैंने दो अवयव लिए, यानी कि दो त्रिभुज लिए। कहां से? समुच्चय T से। ठीक है बेटा। अब वो ऐसे हैं कि साहब T1 R T2, मतलब ये है कि साहब T1 और T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम है मतलब ये है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैं ये लिख दूं कि T2 R T1, इसको मैंने आपस में चेंज कर दिया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि T2 T1 के सर्वांग सम है?
देखो आप कह सकता हूं ना बेटा कि जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर T1, T2 ये विद्यमान है किसमें, संबंध R में, तो पक्की बात है कि T2, T1 ये पूरी तरह से विद्यमान होगा किसमें, R में। इसका मतलब संबंध R एक कैसा संबंध है बेटा, सममित संबंध है। वेरी सिंपल सी बात, ये बात भी अपन ने सिद्ध कर दी। अब तीसरा और महत्वपूर्ण संबंध कौन सा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है ऐसा, उसके बारे में बातचीत करें। तीसरे नंबर पर संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये कहता है कि A का B से संबंध हो, B का C से संबंध हो, तो A का C से संबंध होना चाहिए, तब जाके ये संक्रामक संबंध कहलाए। तो मैंने क्या काम करा कि 3 त्रिभुज लिए T1, T2 और T3, और ये कहां से लिए मैंने, समुच्चय T से, त्रिभुजों के समुच्चय से मैंने 3 त्रिभुज ले लिए। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ अपने पास में कि ये कह रहा है कि सर T1 ये हो किसमें, संबंध R में। मतलब ये कह रहा है कि सर T1 T2 के सर्वांग सम हो है, लिखिए सर सर्वांग सम है। मतलब ये कह रहा है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, ये तो है, मतलब मिल रहा है अपने को। और ये कह रहा है कि सर T2, T3 ये भी विद्यमान है संबंध R में। मतलब ये कहना चाह रहा है कि साहब ऐसा भी है कि T2 जो है T3 के सर्वांग सम है, ये भी बात है। तो अपने को बताना है कि क्या T1 T3 के सर्वांग सम होगा। तो ये तो समझने वाली बात है बेटा कि अगर मान लीजिए ये अपने पास में T1 है, ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसको अपन ने नाम दिया T1, एक और त्रिभुज है ये T2। अगर ये इसके सर्वांग सम है, ये इसके सर्वांग सम है, ठीक है, तो सीधी सी बात है जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे ही होंगे। भाई T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 और T3 तो सर्वांग सम होंगे ही होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि साहब T1 और T3, मतलब ये हुआ कि T1 T3 के सर्वांग सम है। ये आ गया, T1 T3 के सर्वांग सम है। अब यहां पर कह सकते हैं कि साहब T1, T3 ये भी विद्यमान होगा किसमें, संबंध R में। तो अपन कह सकते हैं कि R एक कैसा संबंध है बेटा, R एक संक्रामक संबंध है। यह अब चूंकि R जो है वो स्वतुल्य संबंध भी है, R जो है संक्रामक संबंध भी है, R जो है सममित संबंध भी है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है वो एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि चूंकि R जो है एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, R एक
कैसा संबंध है बेटा? आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। अब जब ये तीनों है तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। आर कैसा है बेटा? आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है मेरे लाल, ये हो गया सर। ये अपन ने संबंधों के प्रकार में पूरी जानकारी ले ली सर। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। ठीक है बेटा, धन्यवाद।